अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एज़ यू नो हमने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है और आज है हमारा टॉपिक वेरिएशन इन आयनाइजेशन एनर्जी। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। अगर हम सिंपल वर्ड्स में आयनाइजेशन एनर्जी को डिस्कस करें तो वो क्या होता है कि जब कोई एटम गैसियस स्टेट में हो तो उसमें से जब हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाते हैं तो उसके लिए जो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है या जो हम एनर्जी इस्तेमाल करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। एनर्जी नीड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम्स इन गैसियस स्टेट। अगर हम आपकी बुक में जो डेफिनेशन है उसको डिस्कस करें, वो थोड़ी सी ट्रिकी करके उन्होंने लिखी हुई है, जो कि है एनर्जी नीडेड टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच एटम इन 1 मोल ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट इन द गैसियस स्टेट। अब इसको समझने की कोशिश करें कि फॉर एग्जांपल एक हमारे पास एलिमेंट है। एलिमेंट कहते हैं एक या दो सेम एटम से मिलके बना हुआ हो। एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं, अब एटम जो उनसे हैं उन्होंने लिखा हुआ है 1 मोल ऑफ एटम्स। तो 1 मोल आपको पता है किसके इक्वल होता है, एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल होता है, जिसमें हमारे पास कितने एटम्स या पार्टिकल्स होते हैं 6.022 मल्टीप्लाई 10 की रेज़ पर 23। तो यानी कि इतने ज़्यादा एटम्स में से किसी एक एटम में से जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो उसके लिए जो हमें एनर्जी चाहिए होती है उसको हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। और जब इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है तो वो किस में चेंज हो जाता है, आयंस में चेंज हो जाता है। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास पहला आयन रिमूव हुआ है तो उसको हम कहेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सोडियम के रिलेटेड बात करें तो ये देखिए सोडियम है और ये जो जी है रिप्रेजेंट कर रहा है गैसियस स्टेट को। तो अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है तो ये क्या बन गया है, आयन, यानी कि पॉजिटिव आयन, जिसको हम कैटाइन कहते हैं। इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो है 494 किलो जूल पर मोल। अगर हम दूसरी कैल्शियम की बात कर ले तो कैल्शियम में भी देखें कि अगर एक इलेक्ट्रॉन हम रिमूव करते हैं तो उसके लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए, 590 किलो जूल पर मोल। अब है सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। वो क्या होती है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कैल्शियम था तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी रिमूव हो चुका है, ठीक है। तो अगर इसमें से हम दोबारा दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो वो उसमें क्या आ जाएगा, +2 चार्ज आ जाएगा। यानी कि एक तो ऑलरेडी रिमूव हो चुका था ना, +1 चार्ज था। अब इसमें से एक और हमने रिमूव करवाया तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ गया, +2 चार्ज आ गया। इसके लिए जो एनर्जी चाहिए होगी वो हमारे पास कितनी होगी, 1150 किलो जूल पर मोल, जिसको हम कहेंगे सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। इसी तरह थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है कि अगर हमारे पास +2 आयन है कैल्शियम का, अगर उसमें से हम दोबारा से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा दें तो यानी कि अब टोटल 3 आयन्स जो हैं वो रिमूव हो चुके हैं। तो यहाँ पे कितना चार्ज आ जाएगा, +3। और इसके लिए जो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होगी वो कितनी होगी, 4940 किलो जूल पर मोल, जिसको हम कहेंगे थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। ओके, उसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है कि एन एटम कैन हैव सेवरल आयनाइजेशन एनर्जीज, द एग्जैक्ट नंबर कोरिस्पॉन्ड टू इट्स एटॉमिक नंबर। यानी कि एक एटम की डिफरेंट आयनाइजेशन एनर्जीज हो सकती हैं, वो डिपेंड करता है कि उसका एटॉमिक नंबर कितना है। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम है तो उसका एटॉमिक नंबर होता है 11, तो यानी कि उसकी कितनी आयनाइजेशन एनर्जी हो सकती है, 11 टोटल आयनाइजेशन एनर्जीज हो सकती हैं। यानी कि हम 11 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवा सकते हैं। होप सो कि आपको इतनी समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट तो ये हमारे पास है फैक्टर इफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी के। जब हम पीरियोडिक टेबल में बात करते हैं तो कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी को, कि किन के मुताबिक अगर हम बात करें तो ये डिक्रीज़ होती है और किन के मुताबिक ये इंक्रीज़ होती है ग्रुप्स में और पीरियड्स में। तो अब हम बात करते हैं, जो सबसे पहला है वो क्या है, न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियर चार्ज की अगर हम सिंपली बात करें तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, प्रोटॉन नंबर, यानी कि हमारे एटम्स में कितना प्रोटॉन नंबर है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज। अगर हम सिंपली बात करें तो एटॉमिक नंबर जो सा होता है वो प्रोटॉन नंबर के ही इक्वल होता है। तो हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज हम किसको कहते हैं, एटॉमिक नंबर को। तो कहते हैं ग्रेटर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अच्छा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज़ अ डिफरेंट थिंग, कि न्यूक्लियर चार्ज है टोटल पॉजिटिव नंबर जो होता है या प्रोटॉन नंबर होता है एटम्स में, लेकिन जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या होता है, इट इज़ द अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस फ्रॉम द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स माइनस
शील्डिंग इफ़ेक्ट। अगर हम शील्डिंग इफ़ेक्ट के जो इफ़ेक्ट है उसको माइनस कर देंगे तो जितना अट्रैक्शन होगी न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स की तरफ, उसको हम क्या कहेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहेंगे। अब शील्डिंग इफ़ेक्ट क्या होता है कि शील्डिंग इफ़ेक्ट इनर इलेक्ट्रॉन्स जो से होते हैं वो आउटर इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस से दूर करके रखते हैं, उनकी अट्रैक्शन को कम करते हैं। इनर इलेक्ट्रॉन्स जो से होते हैं वो होता है शील्डिंग इफ़ेक्ट। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है कि हम टोटल देख लेते हैं कि हमारे पास कितना न्यूक्लियस का आउटर इलेक्ट्रॉन्स की तरफ अट्रैक्शन है, लेकिन हम उसमें शील्डिंग इफेक्ट को निगलेक्ट कर देते हैं, ओके, ख़त्म कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ग्रेटर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। एंड देन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एटम, कि जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगी फिर इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना उतना ही मुश्किल होगा। सो इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी हमें ज़्यादा चाहिए होगी। तो हम कह सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की तरफ। आगे हम आ जाते हैं साइज़ ऑफ द एटम और आयन। अब अगर हम ये देखते हैं तो हम देखते हैं कि साइज़ ऑफ एटम का इन्वर्स रिलेशन है आयनाइजेशन एनर्जी की तरफ। अब ये कैसे है कि जितना साइज़ होगा एटम का उतने ही ज़्यादा शेल यानी कि इंक्रीज़ होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास शेल्स होते हैं, ये न्यूक्लियस है KLM, तो ये हमारे पास डिफरेंट क्या है, शेल्स हैं। तो जैसे जैसे साइज़ बड़ा होता जाएगा शेल्स बड़े होते जाएंगे, न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स की तरफ अट्रैक्शन भी कम होती जाएगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना क्या होगा, आसान होता जाएगा। तो इस वजह से आयनाइजेशन एनर्जी भी हमें कम रिक्वायर्ड होगी। तो हम कह सकते हैं कि साइज़ ऑफ एटम जितना ज़्यादा होता जाएगा उतनी आयनाइजेशन एनर्जी हमें कम रिक्वायर्ड होगी। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, जिसमें कहते हैं कि हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। आयनाइजेशन एनर्जी इज़ हायर व्हेन इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड शेल्स, कि आयनाइजेशन एनर्जी हमें ज़्यादा चाहिए होगी अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेंगे, किस में से, फुली फिल्ड या हाफ फिल्ड शेल्स में से। अब हम आगे इसको डिटेल से देखते हैं कि ये इस बात का क्या मतलब है। जैसे आपको पता है कि जो नोबल गैसेज होती हैं उनकी हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होती हैं, उनके जो शेल्स होते हैं वो फुली स्टेबल होते हैं, वो फुली फिल्ड होते हैं। जैसे हमारे पास हीलियम है तो हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, तो इसका देखिए 1s2 2s2, ये क्या है, अब ये देखिए s में कितने टोटल हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब देखिए ये क्या है, फुली फिल्ड है, तो ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो हम कह सकते हैं कि नोबल गैसेज जो सी होती हैं उनकी हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी है जैसे ही हम ग्रुप्स पीरियड्स में मूव करते हैं, बिकॉज के वो हाईली स्टेबल्स होते हैं। अगर हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है उसमें कह रहे हैं कि जैसे ऑक्सीजन हैव लोअर आयनाइजेशन एनर्जी देन नाइट्रोजन बिकॉज। अब ये देखिए ये है हमारे पास नाइट्रोजन और ये है हमारे पास ऑक्सीजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो अगर हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो सिंपली 1s2 2s2 2p3। आगे हम p को ना आगे स्प्लिट करके लिख लेते हैं px py और pz। अब हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल होता है। तो अब ये देखें कि ये जो नाइट्रोजन है इसका क्या है, p में 6 इलेक्ट्रॉन्स टोटल आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कितने हैं, 3 है, यानी कि ये हाफ फिल्ड है। और अगर उसकी निस्बत हम ऑक्सीजन में बात करें तो ये देखिए 1s2 2s2 2p4, बिकॉज उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 8 है। अब जो इसका आउटर मोस्ट जो शेल है वो मतलब स्टेबल नहीं है इतना ज़्यादा, क्योंकि वो हाफ फिल्ड नहीं है, इसमें कितने हैं, 4 हैं। तो इस वजह से ये जो नाइट्रोजन है इसका देखिए इसमें 3 है, यानी कि ये बिल्कुल क्या है, स्टेबल है ऑक्सीजन से ज़्यादा। तो इस वजह से इसमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी, ऑक्सीजन में कम चाहिए होगी, क्योंकि ये फुली स्टेबल या हाफ स्टेबल नहीं है। अब अगर हम आगे शील्डिंग इफेक्ट की बात करें तो इसमें भी कहते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट क्या है, इन्वर्सली रिलेटेड टू आयनाइजेशन एनर्जी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि शील्डिंग इफेक्ट क्या करता है, greater shielding effect easier is to remove the valence electron from an atom because larger the number of electrons, inner electrons, greater screening effect, so lower ionization energy। अब इसमें ये कह रहे हैं कि जितना ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा उतनी हमें कम आयनाइजेशन एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी।
जितना ज़्यादा हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट होगा, इनर इलेक्ट्रॉन्स उतना ही क्या करेंगे कि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स की तरफ कम कर देंगे। यानी कि इनर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स की तरफ वो कम होती जाएगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना आसान हो जाएगा। तो इस वजह से आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। और ये जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है, ये शील्डिंग इफेक्ट का ही दूसरा नाम है। शील्डिंग इफेक्ट इज आल्सो कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब हम बात करते हैं स्पिन पेयर रिपल्शन की। उसमें क्या कहते हैं कि जब हमारे पास व्हेन इलेक्ट्रॉन आर स्पिन paired in same orbital, repulsion between them can lead to a slightly lower ionization energy compared to remove an unpaired electrons। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर कोई हमारे पास सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे इस तरह, तो उनको उसमें से इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान होगा, क्योंकि इनमें क्या हो जाएगी, रिपल्शन होगी। ये सेम इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, बस में सेम चार्ज होगा तो आप बस में रिपेल करेंगे। तो इस वजह से इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी, बजाय किसके निस्बत, जो कि अनपेयर्ड है सिंपली। तो इनमें रिपल्शन होगी पेयर्ड में, तो इस वजह से ये आपस में वैसे ही रिपेल कर रहे होंगे, तो इसमें से किसी एक को रिमूव करना आसान होगा बजाय किसके निस्बत, जो कि ऑलरेडी अनपेयर्ड है। यहाँ तक हमारा था फैक्टर्स का। अब हम देखेंगे पीरियोडिक ट्रेंड कि किस तरह आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप्स में और पीरियड में इंक्रीज़ करती है या डिक्रीज़ करती है। अब अगर हम ग्रुप्स में बात करें तो जैसे जैसे हम आपको पता है हम नीचे जाते हैं, टॉप टू बॉटम जाते हैं, जैसे लिथियम है, फिर सोडियम, फिर पोटाशियम, फिर रुबीडियम, फिर सीजियम, तो क्या होता है कि हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज़ करता ही करता है, ठीक है, यानी कि एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज़ करता ही करता है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे पास शेल्स भी इंक्रीज़ करते हैं, क्योंकि साइज़ इंक्रीज़ कर रहे होते हैं ना एटम्स का ग्रुप्स में, तो हमारे पास शेल्स भी इंक्रीज़ होते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स की तरफ कम होती जाती है। इस वजह से आयनाइजेशन एनर्जी हमें कम ज़रूरत होती है। तो हम कह सकते हैं कि ग्रुप्स में जैसे जैसे हम नीचे की तरफ मूव करते हैं तो साइज़ ज़्यादा होता है, जिस वजह से आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास लिथियम में क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है, सोडियम में उससे कम, पोटाशियम में, फिर रुबीडियम में और सीजियम में उससे कम। अब यहाँ पे आपकी बुक में लिखा हुआ है कि जो रुबीडियम है वो 5s में उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो लाई करते हैं, और सीजियम के 6s में, क्योंकि जैसे जैसे हम ग्रुप में मूव करते हैं तो शेल्स इंक्रीज़ होते जाते हैं। जैसे रुबीडियम में 5s था तो सीजियम में 6s है, तो इस वजह से हमारे पास सीजियम की आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि इसमें देखें शेल्स इंक्रीज़ हो गया एक और, यानी कि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इसकी तरफ क्या हो गई है, और ज़्यादा कम हो गई है, तो हम इलेक्ट्रॉन ईजीली रिमूव कर सकते हैं। इस वजह से आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है टॉप टू बॉटम। इस वजह से सीजियम की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी, फिर आगे फ्रांसियम की। अब हम बात करते हैं पीरियड्स में। तो पीरियड्स में क्या है हमारे पास कि लेफ़्ट टू राइट जैसे जैसे हम मूव करते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ करता है, लेकिन नंबर ऑफ़ शेल्स क्या होते हैं, अनचेंज रहते हैं। नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ नहीं होते, साइज़ ऑफ एटम चेंज नहीं होता, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास डिफ़िकल्ट होता है इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना, क्योंकि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन उनके ऊपर बहुत ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन्स की तरफ, क्योंकि शेल्स तो उतने ही होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे होते हैं, शेल्स का नंबर सेम रहेगा, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं वो बढ़ रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए सोडियम है और मैग्नीशियम है, तो सोडियम का होता है 11, मैग्नीशियम का 12 एटॉमिक नंबर। तो ये देखिए इसमें है हमारे पास 3s1 और मैग्नीशियम में क्या है 3s2। अब देखिए शेल तो सेम है, ठीक है, जैसे हम पीरियड में गए, लेकिन इसमें क्या है एक इलेक्ट्रॉन का और इजाफा हो गया, तो हमारे पास न्यूक्लियस की अट्रैक्शन क्या होती है, वो बढ़ती जाती है इलेक्ट्रॉन्स की तरफ, जिस वजह से उनको रिमूव करना मुश्किल होता है। इस वजह से हम कहते हैं कि पीरियड्स में जैसे जैसे हम मूव करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होती जाती है। अब मैं आपको ग्राफ के ज़रिए शो करवाऊंगी कि किस तरह हमारे पास एनर्जी कम होती है या ज़्यादा होती है। ओके, ये देखिए मैंने ग्राफ बनाया है। इसमें देखिए आयनाइजेशन एनर्जी को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे वाई एक्सिस के ऊपर और एटॉमिक नंबर को एक्स एक्सिस के ऊपर। आप देखिए जिस तरह जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता जा रहा है, अभी देखिए सबसे पहले है हाइड्रोजन, तो उसकी ये है हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी। अब देखिए जैसे ही हम पीरियड में मूव किया, हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है, तो हीलियम क्या है, नोबल गैस, उसकी सबसे हाईएस्ट होगी, क्योंकि वो क्या होगा, स्टेबल होगा, उसमें हमारे पास वो क्या होगा, स्टेबल होगा, और स्टेबल में से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव
करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है। उसके बाद हम मूव कर जाते हैं लिथियम की तरफ, और लिथियम एज यू नो कि हाइड्रोजन के बाद क्या आता है, लिथियम, यानी कि ग्रुप वाइज है। तो अब हम ग्रुप में आ गया तो लिथियम क्या होगा, उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम आगे पीरियड्स में मूव करने लगे हैं। लिथियम के बाद आता है बेरिलियम, फिर आता है बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और फिर नियोन। तो ये हम जैसे जैसे पीरियड्स में मूव कर रहे हैं तो हमारे पास एटॉमिक जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होती है, इंक्रीज होती जा रही है। और नियोन में क्या है, हाईएस्ट है, क्योंकि नियोन भी क्या है, नोबल गैस है। अब हम नियोन के बाद आ जाते हैं दोबारा से ग्रुप की तरफ, जिसमें हम आते हैं सोडियम में। तो सोडियम में हमारे पास जैसे हम ग्रुप में फॉल करते हैं तो सोडियम की होती है कम आयनाइजेशन एनर्जी। फिर हम आगे मूव करते हैं पीरियड्स में, सोडियम के बाद क्या आता है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। तो इस तरह फिर एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज़ करना स्टार्ट हो जाती है। तो आपने ये देखना है कि जैसे ही हम पीरियड से डायरेक्ट ग्रुप में आते हैं तो कम हो जाती है, फिर हम जैसे जैसे पीरियड्स में मूव करते हैं तो इंक्रीज़ हो जाती है। लास्ट पे हमारे पास पीरियड में क्या था, नियोन, जो कि थी नोबल गैस, उसकी ज़्यादा थी। फिर हम ग्रुप्स में आए तो कम हो गई, और फिर जैसे जैसे हम पीरियड्स में जाएंगे तो एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि नोबल गैसेस की सबसे हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है, और जो अल्कली मेटल्स होते हैं, यानी कि जो फर्स्ट वाला ग्रुप होता है, उसकी सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी होती है। So this is all about today's lecture. अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू सो मच.